हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और साइंस को NCERT से भी पढ़ा रही हूं। क्लास 6 to 8 कंप्लीट NCERT में पढ़ाऊंगी। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 अभी चल रही है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है। ये रात को 9 बजे आती है और NCERT वाली वीडियो सुबह 9 बजे आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है, अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है। कारण दिया गया है, अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। तो चुंबक के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। क्लास 6 की बुक में एक चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से सही हैं। तो अश्वनाल जो चुंबक होती है यह एक प्रबल चुंबक होती है और इसके जो ध्रुव होते हैं वह अति निकट होते हैं। इस तरीके से अश्वनाल चुंबक होती है, आप लोगों ने देखी हो शायद। तो इस तरीके से होती है, इसलिए इसके जो ध्रुव होते हैं वह निकट होते हैं। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही लिखे हुए हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखी बनाने का उद्देश्य है। पहला है तरल कर्षण को निम्न करना, दूसरा है उत्प्लावन में वृद्धि करना, तीसरा है विस्थापित जल की मात्रा में वृद्धि करना और चौथा है जहाज का घनत्व कम करना। तो जो पानी का जहाज होता है उसके ढांचे को धारा रेखी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि तरल कर्षण को निम्न किया जा सके, यानी कम किया जा सके। तो कर्षण क्या होता है? तो कर्षण वह बल है जो गति को धीमा करता है और कर्षण बल सदैव द्रव प्रवाह की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, राधिका दो समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए? पहला है, एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए। दूसरा है, एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। तीसरा है, एक बल्ब को धातु के तार के टुकड़े से बदलना चाहिए और चौथा है, एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। तो राधिका ने क्या किया है? दो एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ा है। तो जब बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो सभी बल्बों में समान धारा होगी। अब यदि एक सेल के टुकड़े को एक चौक के टुकड़े से बदल लिया जाएगा तो क्या होगा? कोई चालन ही नहीं होगा, तो बल्ब भी नहीं जलेगा। दूसरा लिखा है, एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। तो यही विकल्प सही है, क्योंकि उसे क्या करना है? बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए। तो बी विकल्प इसमें सही है। जब एक सेल को एक धातु के तार के टुकड़े से बदल दिया जाएगा तो बल्ब का जो उद्दीपन है वह मंद हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यदि एक बल्ब को धातु की तार के टुकड़े से बदल दिया जाए, जो तीसरे विकल्प में लिखा है, तो इसमें क्या होगा? एक बल्ब उज्जवल हो जाएगा, यानी तेज जलने लगेगा। और चौथे में लिखा है कि एक बल्ब को एक सेल से बदल दिया जाए तो क्या होगा कि बल्ब उज्ज्वलित होगा, 3 सेलें हो जाएंगी और एक बल्ब हो जाएगा, तो बल्ब तेज जलेगा। इसमें दूसरा विकल्प सही है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है मानव नेत्र के भाग एवं उसके प्रकार को निम्न में से कौन सा मिलान सेट सही रूप से दर्शा रहा है। चलिए इसमें मिलान करना है, तो इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। लिखा है कार्निया, तो इसे मिलाएंगे चौथे से। ये क्या करती है, प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करती है तथा आंख की रक्षा करती है, इसे चौथे से मिला देंगे। परितारिका यानी कि आइरिस, इसे मिलाएंगे पहले से। ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा लिखा है पुतली, तो इसे मिलाएंगे पांचवें से, इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। चौथा लिखा है दृष्टि पटल, तो इसे मिलाएंगे दूसरे से, प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है। और एक बचा हुआ है, इसे मिला देंगे तीसरे से, लेंस को सही स्थिति में रखती है। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का दूसरा और ई का तीसरा, यानी दूसरा विकल्प जो है आपका, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला लिखा है फूल का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। दूसरा है पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। तीसरा है निषेचन के उपरांत परागण होता है। तीसरा है परागण में बीज वायु जल पक्षियों और कीटों द्वारा विस्तृत होते हैं। और चौथा है बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। अब इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो पहला जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, फूल का जो अंडाशय होता है परिपक्व होकर फल बन जाता है। दूसरे में लिखा है पौधे के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो बीजांड होता है उन बीजों में विकसित होता है जिनमें एक भ्रूण और एक भ्रूणपोष होता है, तो दूसरा इसमें गलत हो गया। तीसरे में लिखा है निषेचन के उपरांत परागण होता है, ये भी गलत है, क्योंकि परागण के उपरांत निषेचन होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। चौथे में लिखा है कि परागण में बीज वायु जल और पक्षियों द्वारा विस्तृत होते हैं, तो जो बीज होते हैं वे विस्तृत नहीं होते, पराग कण हवा पानी और पक्षियों और कीटों द्वारा विस्तृत होते हैं। इसमें लिखा है बीज, इसीलिए ये गलत हो गया। पांचवें में लिखा है बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, ये सही लिखा हुआ है। तो पहला और पांचवा इसमें सिर्फ सही है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन है श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। कारण है एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये रोग उत्पादक जीवाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं और ये अपना आकार बदल सकती है। दोनों ही बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति, पहला विकल्प है में वृद्धि होती है, दूसरा है में कमी होती है, तीसरा है समान रहती है और चौथा है आंकी नहीं जा सकती। तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। इसके गमन के लिए यानी ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ये गमन नहीं करती है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या लिखा है, आप अपने मोबाइल फोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की जो आवृत्ति है वह समान रहती है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्यों समान रहेगी? क्योंकि ध्वनि तरंगों की जो प्रबलता है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए समान रहेगी। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वह बताना है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, जो ऊष्मा लेसन है उसमें मैंने आपको ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों के बारे में बताया है। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। चलिए विकल्प देख लेते हैं। लिखा है संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। दूसरा है गैसों में विकिरण नहीं हो सकता। तीसरा है चालन गैसों में हो सकता है। और चौथा है ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो इसमें जो सत्य नहीं है यानी जो असत्य है वह बताना है। तो इसमें जो सी लिखा हुआ है ये असत्य है। इसमें लिखा है चालन गैसों में हो सकता है, तो ये गलत है क्योंकि चालन सिर्फ ठोसों में हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन जो है केवल ठोस पदार्थों में हो सकता है, गैसों में नहीं हो सकता है। संवहन जो है ये अधिकतर तरल पदार्थ और गैसों में होता है। और विकिरण जो है गैसों में नहीं होता है, यानी विकिरण जो है वह विधि है जिसमें माध्यम के कणों को प्रभावित किए बिना ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित की जाती है। यानी सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। इसमें सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है धातु X, धातु Y, धातु Z को क्रमशः उनके लवड़ी विलयनों से विस्थापित करती है। यानी धातु X, धातु Y तथा Z को क्रमशः उनके लवड़ी विलयनों से विस्थापित करती है। धातु Y धातु W को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित करती है, किंतु Z धातु W को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित नहीं करती। सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। अब जो X है वह Y और Z दोनों को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है, और जो Y है वह W को विस्थापित कर देती है, और जो Z है वह W को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? X। और कम अभिक्रियाशील हो जाएगी Z। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न की पहचान कीजिए। इसमें पहचान करना है। चलिए पढ़ते हैं इसके जो वाक्य दिए गए हैं। लिखा है एक अधात्विक स्नेहक। दूसरे में लिखा है एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। तीसरे में लिखा है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है। चौथे में लिखा है एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। अब आपको 1, 2, 3, 4 क्रमशः क्या है ये बताने हैं। तो एक अधात्विक स्नेहक, तो फास्फोरस जो है एक अधात्विक स्नेहक है, और फास्फोरस संभवतः सबसे पहले ज्ञात और सबसे महत्वपूर्ण स्नेहक योजक है। तो पहला जो हो गया वह हो गया फास्फोरस। दूसरे में लिखा है एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से करती है। तो भाप से अभिक्रिया करने वाली जो धातुएं होती हैं वह धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो जिंक जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ करती है, तो दूसरी हो गई जिंक। तीसरे में लिखा है एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है। तो सोडियम बेकिंग पाउडर की संघटक होती है, तो तीसरी हो गई सोडियम। और एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है तो वह होती है सल्फर। तो पहली हो गई फास्फोरस, दूसरी जिंक, तीसरी सोडियम और चौथी सल्फर। अब अधातु और धातु के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। धातुएं वे होती हैं जिनमें चमक, कठोरता, गलनता, तन्यता आदि गुण होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? ये धातुएं हैं। अधातुएं क्या होती हैं?
जिनमें धातुओं के गुण नहीं होते, यानी ना चमक होती है, ना कठोरता, ना गलनता, ना तन्यता, ये सब गुण नहीं होते। अधातुएं कौन कौन सी हैं? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये सभी क्या हैं? अधातुएं हैं। इसमें आपका पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह B, C थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करता है। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में हो जाता है। किशोरावस्था ई में हो जाता है। ABCDE क्रमशः हैं। तो ए मुख्य ग्रंथि है, तो मुख्य ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। तो ए हो गई पीयूष ग्रंथि, क्योंकि वह B, C थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करता है। तो बी हो गया अंडाशय और सी हो गया वृषण। ए हार्मोन डी को भी स्रावित करता है, तो डी होगा वृद्धि, जिसका उत्पादन किशोरावस्था में बढ़ जाता है। तो ए है पीयूष, बी है अंडाशय, सी है वृषण, डी में वृद्धि और ई में बढ़ना। तो इस क्रम में आपका जो विकल्प है वह चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती, और बहिस्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें नलिकाएं होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। और बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। तो ये सब आपको भी साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कवक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला लिखा है वे पौधे हैं, दूसरा है वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते, तीसरा है सभी कवक एक कोशिकीय हैं, तीसरा है कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो कवक के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। वे पौधे हैं, सही है। वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं कर सकते, ये भी सही है। कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा इसमें सही है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें लिखा है तीसरे में कि सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं। ये इसलिए गलत है क्योंकि कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रीना वमन से पीड़ित है और भूख ना लगने से पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। रीना पीड़ित है, पहला है हेपेटाइटिस से, दूसरा है हैजे से, तीसरा है पेचिस से और चौथा है टाइफाइड से। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है विषाणु जनित, यानी वायरस से फैलने वाले रोग से पीड़ित है। तो हेपेटाइटिस वायरस से फैलने वाला एक रोग है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अब जो हैजा है वह फैलता है जीवाणु से। पेचिस संक्रामक रोग है और ये परजीवी या जीवाणु संक्रमण से फैलता है, और टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, इसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मृदा ए की निम्न जलवहन क्षमता और उच्च अंतःस्रवण दर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। इस मृदा बी की जलवहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर अति निम्न है। इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है। मृदा सी में जलवहन क्षमता, अंतःस्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम है। मृदा ABC की पहचान कीजिए। इसमें ABC लिखा हुआ है और इनके गुणों के बारे में बताया गया है। तो ए जो मृदा है इसकी जल वहन क्षमता यानी जल धारण क्षमता और उच्च अंतःस्रवण दर है, तो यह होगी बालू। बी में कहा गया है कि इसकी जल वहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर अति निम्न है, तो यह होगी मृण्मय मृदा। और सी होगी पांसु यानी कि गाद, और मृण्मय मृदा को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। तो ए हो गया बालू, बी हो गया
तो ए हो गया बालू, बी हो गया चिकनी मिट्टी और सी हो गया गाद। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें एक अभिकथन है और इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अभिकथन क्या है? गाजर के पौधे की पत्तियों में जालका रूपी शिराविन्यास है। पहला कथन लिखा है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालका रूपी शिराविन्यास होता है। दूसरा कथन लिखा है, रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालका रूपी शिराविन्यास होता है। और तीसरे में लिखा है, जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के शिराविन्यास में कोई संबंध नहीं है। तो जड़ें मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। ये मैंने आपको बताया है। अब इसमें अभिकथन है कि गाजर के पौधे की पत्तियों में जालका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालका रूपी शिराविन्यास होता है। तो जो गाजर का पौधा होता है उसमें मूसला जड़ पाई जाती हैं। तो अभिकथन सही है और S1 सही है। S2 और S3 ये गलत हैं। तो इसमें जो अभिकथन की व्याख्या S1 कर रहा है यानी समर्थन भी कर रहा है, तो आपका जो पहला विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा NCERT वाली वीडियो भी देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।